हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 4 भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ। हम लोग पीछे पढ़े हैं कि युवा पीढ़ियों को सदियों से प्रेरणा देते रहेंगे जो देशभक्त लोग अपना बलिदान दे दिए देश को आज़ाद कराने के लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमान के बीच कौमी यानी कि धर्म जाति धर्म का वैमनस्य यानी दुश्मनी खड़ा करने की योजना बनाई। ईस्वी सन 1906 आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का प्रतिनिधि मंडल वाइसराय मिंटो से मिला। उस समय भारतीय मंत्री मार्ले था। ईस्वी सन 1909 में इस सुधार को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के बारे में बता रहे हैं कि फूट डालो राज करो का मतलब आप लोग को बताए हैं कि एक दूसरे में लड़ाई लगा दो और जब आपस में लड़ने लगे तो राज करो, उसका लाभ लो की नीति अपनाकर अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच जातीय धर्म को लेकर दुश्मनी खड़ा करवा दी। आपस में ही लड़ा देने की योजना बनाई। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का प्रतिनिधि मंडल वाइसराय मिंटो से मिला। उस समय भारतीय मंत्री मार्ले था। ईस्वी सन 1909 में इस सुधार को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। आगे पढ़ेंगे गांधी जी का भारत में आगमन। आगमन का मतलब होता है आना। गांधी जी का भारत में जब आगमन हुआ था, भारत आए थे, उस समय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध, रंगभेद यानी काले गोरे के विरुद्ध सत्याग्रह की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़कर भारत वापस आए। 1915 अपने राजकीय गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र से प्रेरणा लेकर, प्रेरणा का मतलब होता है प्रोत्साहन लेकर, मन में उत्पन्न होने वाले प्रोत्साहन भाव विचार, उसको प्रेरणा बोलते हैं, तो लेकर गांधी जी ने भारत के बहुत से भागों का प्रवास करके यानी भ्रमण करके, घूम करके भारतीय जीवन को पहचानने का प्रयास किया। हिंदुस्तान की गरीबी को मूल अंग्रेज़ों द्वारा होने वाले शोषण यानी शारीरिक शोषण का मतलब होता है शारीरिक या मानसिक अत्याचार को कारणभूत मानकर हिंद में से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के उपाय अर्थात तरीके का विचार किया। गांधी जी कह रहे हैं कि जब भारत आए तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध सत्याग्रह की लड़ाई लड़कर सफलतापूर्वक भारत वापस आए थे। 1915 में जब भारत आए तो अपने राजकीय गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र से प्रेरणा लेकर, प्रोत्साहन लेकर गांधी जी ने भारत के बहुत से भागों में घूमा और भारतीय जीवन को, भारत में रहने वाले लोगों के जीवन को पहचानने का प्रयत्न किया। हिंदुस्तान की गरीबी का मूल अंग्रेज़ों द्वारा होने वाले शोषण को कारण मानकर हिंद में से ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देने की युक्ति पर विचार किया। आगे पढ़ेंगे रोलेट एक्ट। ईस्वी सन 1919 ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के कानून विभाग के मंत्री रोलेट की अध्यक्षता में ईस्वी सन 1919 में रोलेट एक्ट बना। यह कानून क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों का दमन करने के उद्देश्य से बना था। दमन करने का मतलब होता है कठोरतापूर्वक कुचल देना या दबाना। व्यक्ति स्वातंत्र्य और वाणी स्वातंत्र्य को समाप्त करने वाला यह कानून काला कानून के रूप में जाना गया। कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के कानून विभाग के मंत्री रोलेट की अध्यक्षता में ईस्वी सन 1919 में रोलेट एक्ट बना। यह कानून क्रांतिकारी जो थे और जो राष्ट्रवादी थे, ऐसे लोगों को कुचल देने, उनको दबा देने के उद्देश्य से बनाया गया था यह कानून। जिस कानून में व्यक्ति को स्वतंत्र रहने, स्वतंत्र बोलने की जो छूट थी उसको समाप्त करने के लिए यह कानून बनाया गया था। इसलिए इस कानून को काला कानून के रूप में जाना गया। आगे पढ़ते हैं
इस कानून के अनुसार किसी भी संदेहास्पद यानी जिस पर शक हो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है और उस पर मुकदमा चलाए बिना कई दिनों तक जेल में रखा जा सकता था, जिससे गांधी जी ने उसे काला कानून कहा। मोतीलाल नेहरू के मतानुसार दलील अर्थात बहस, अपील यानी सुनवाई और वकालत का अधिकार छीन लिया गया। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को विरोधियों का दमन करने की विशाल यानी बहुत बड़ी सत्ता यानी अधिकार मिल गई। इसलिए अनेक नेताओं और जनता ने जगह जगह विरोध किया। उसके विरोध में सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन हुआ। सरकार ने दिल्ली में गांधी जी को गिरफ्तार किया। 6 अप्रैल 1919 में पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किए जाने पर आंदोलन उग्र अर्थात प्रचंड हुआ। पंजाब में सरकार ने दमन का खुला दौर चलाया। दौर का मतलब होता है समय चलाया था, उस समय चक्र चलाया था। कह रहे हैं कि इस कानून के अनुसार जो रोल एक्ट कानून बनाया गया था, उस कानून के अनुसार किसी पर भी उनको अगर शक होता था तो ऐसा होने पर व्यक्ति को लोग गिरफ्तार कर लेते थे और उस पर मुकदमा चलाए बिना उसे कई दिन तक इस जेल में रख सकते थे, जिससे गांधी जी ने उसे काला कानून कहा। मोतीलाल नेहरू के कहने के अनुसार दलील यानी बहस, सुनवाई और वकालत का अधिकार भी छीन लिया गया था कि उसको बहस करके जो कानून में अपील करके कोर्ट में उसको छुड़ाया जा सके, ऐसा कोई भी नियम नहीं था उनके कानून में। और इस कानून से ब्रिटिश सरकार को विरोधियों जो उनके विरोध में थे उनको कुचल देने के, दबा देने की बहुत बड़ी सत्ता अधिकार मिल गया था। इसलिए उनके नेताओं और जनता ने जगह जगह विरोध किया। उसके विरोध में सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन किया गया। सरकार ने दिल्ली में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। 6 अप्रैल 1919 में पंजाब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किए जाने पर आंदोलन बहुत तेज हो गया। पंजाब में सरकार ने दमन का यानी लोगों को दबाने के लिए, लोगों को कठोरतापूर्वक कुचलने के लिए खुला दौर चलाया। सरेआम लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया था, अत्याचार करना। आगे हम लोग पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। हम लोग पढ़ते जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। पंजाब में अमृतसर में से लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई। उसके विरोध में बैसाखी के त्यौहार के दिन पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ। सेना के सैनिकों को लेकर जनरल ओडोनिल डायर वहां पहुंच गया। बिना किसी पूर्व चेतावनी के निर्दोष जनता पर मशीन गन से गोलियों की वर्षा की। बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें, बीच में खाली कुआं और बाहर निकलने का एक ही सकरा यानी पतला मार्ग यानी रास्ता होने से असंख्य लोग गोलीबार का भोग बने। सरकारी विवरण के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए, जबकि कांग्रेस के अनुसार 1000 लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार की ओर से जांच करने वाले हंटर कमीशन ने जनरल डायर का बचाव किया और अज्ञानता में हुई प्रामाणिक भूल के रूप में क्षम्य यानी गलती माना। कह रहे हैं कि पंजाब में अमृतसर में से लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसके विद्रोह में बैसाखी त्यौहार के दिन पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। वहाँ पे लोग एकत्रित हुए थे। सेना के सैनिक को लेकर जनरल ओडोनिल डायर वहां पहुंच गया। बिना किसी पहले की चेतावनी के दिए ही निर्दोष जिनका कोई दोष नहीं था ऐसी जनता पर मशीन गन से गोलियों की वर्षा कर दी। बाग के चारों ओर ऊंची दीवार बनी हुई थी, बीच में खाली कुआं और बाहर निकलने का एक ही मार्ग, पतला सा मार्ग था, रास्ता था, जिसके कारण लोग निकल नहीं पाए, वहां से भाग नहीं पाए और असंख्य लोग गोली का शिकार हो गए। सरकारी विवरण के अनुसार बताया गया कि
379 लोग मारे गए हैं और 1200 लोग घायल हुए हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से जब जांच हुआ तो उनके अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। ब्रिटिश सरकार की ओर से जांच करने वाले हंटर कमीशन ने जनरल डायर का बचाव करते हुए उसको बचाते हुए और अज्ञानता यानी अनजाने में हुई प्रमाण को भूल के रूप में क्षमा मांगा। दूसरी तरफ डायर जब इंग्लैंड वापस गया तब उसे 2000 पाउंड तथा तलवार भेंट करके सम्मानित किया गया। कह रहे हैं कि इधर जनरल डायर के बचाव में हंटर कमीशन ने क्षमा मांगा, लेकिन जब जनरल डायर इंग्लैंड गया तो उसे इनाम के रूप में 2000 पाउंड तथा तलवार भेंट करके सम्मानित उसे किया गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इससे भारत के लोगों को जबरदस्त आघात लगा। आघात का मतलब होता है चोट, जो दिल को चोट पहुँचे। इस अमानवीय का मतलब होता है जो मानवीय न हो, क्रूर हो। ऐसे हत्याकांड के बाद गांधी जी की अंग्रेजों के प्रति रही सही यानी बची खुशी श्रद्धा अर्थात विश्वास भी डगमगा गई यानी हिल गई। इस घटना ने समग्र देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका यानी रोल निभाई। असहयोग के भावी आंदोलन की भूमिका भी इस हत्याकांड ने पूरी की। कह रहे हैं कि जब उसे सम्मानित किया गया, पता चला कि इंग्लैंड में उसे 2000 पाउंड देकर और तलवार देकर उसे सम्मानित किया गया, तो इस बात से भारत के लोगों को बहुत दुख पहुंचा, ज़बरदस्त दुख पहुंचा। और इस अमानवीय जो मानव के लायक नहीं है, मानव का कार्य नहीं है, ऐसे क्रूर हत्याकांड के बाद गांधी जी की अंग्रेज़ों के प्रति जो रही सही बची खुची विश्वास था उनके ऊपर, वो भी हिल गया था। और इस घटना ने पूरे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। असहयोग के भावी आंदोलन यानी आगे होने वाले आंदोलन की भूमिका भी इस हत्याकांड ने पूरी की। आगे पढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की जर्मनी के पक्ष में शामिल हुआ था। इंग्लैंड की विजय के पश्चात उसके साथ जो संधि यानी समझौता की गई थी उसकी शर्तें अत्यंत कड़ी और अन्यायपूर्ण थी। तुर्कों का सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म का खलीफा धार्मिक बड़ा था। उस पर जो कठोर शर्त लादी गई उसका विरोध करके उसे हल्की करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। अली बंधु मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। हिंदू मुस्लिम एकता के विचार से गांधी जी ने उस आंदोलन को समर्थन देने का अनुरोध किया। कांग्रेस के सहयोग से यह आंदोलन व्यापक यानी विस्तृत बना। करें प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की जर्मनी के साथ में खड़ा हो गया था, शामिल हो गया था उसके साथ। इंग्लैंड की विजय के बाद उसके साथ जो समझौता की गई उसकी शर्तें बहुत ही सख्त और अन्यायपूर्ण थी। तुर्कों का सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म का खलीफा यानी बहुत बड़ा धार्मिक था। उस पर जो कठोर शर्त लादी गई थी, रखा गया था, उसका विरोध करके उसे हल्की करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। अली बंधु यानी अली भाई, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। हिंदू मुस्लिम एकता के विचार से गांधी जी ने उस आंदोलन को समर्थन देने का, सहयोग देने का सबसे विनती किए। कांग्रेस के सहयोग से यह आंदोलन व्यापक यानी विस्तार बना। आगे पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। असहयोग आंदोलन को दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति मिली, मंजूरी मिली। कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के बदले यानी खाली अपने शासन के बदले स्वराज्य ही चाहिए, ऐसी मांग बुलंद की। करें असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चलाया गया। इसमें असहयोग आंदोलन को दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन ने मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन यानी खुद का शासन के बदले पूरे स्वराज यानी आज़ादी ही चाहिए, ऐसी मांग तेज की, बुलंद की। आगे है रचनात्मक पहलू। आंदोलन के सकारात्मक पहलू में हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ यानी मजबूत बनाना, स्वदेशी चीज़ वस्तुओं का आग्रह रखना,
आग्रह रखना यानी प्रार्थना करना, घर घर चरखा चलाना, तिलक स्वराज्य फंड में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, खादी अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसे विचारों को दूर करना, शराब निषेध यानी मना, शराब पीना मना, राष्ट्रीय शिक्षा का समावेश होता है। कह रहे इसमें जो रचनात्मक पहलू बनाया गया था, इसमें आंदोलन के सकारात्मक पहलू में हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ बनाना, स्वदेशी यानी जो अपने देश में चीज़ वस्तु बन रहे उसका उपयोग करने की प्रार्थना करना, घर घर में लोगों को चरखा चलाने के लिए कहना, तिलक स्वराज्य एक फंड बनाया गया तो उसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, खादी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, उसका विस्तार करना, छुआछूत जैसे विचारों को दूर करना, शराब पीना मना, राष्ट्रीय शिक्षा यानी अपने राष्ट्र की शिक्षा का समावेश किया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा आप सब लोग लेंगे। आगे पढ़ते हैं। खंडनात्मक पहलू, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों, धारा सभाओं, सरकारी स्कूलों कॉलेजों का त्याग करना, सरकारी अदालतों, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में नियुक्ति, सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देना, विदेशी वस्त्र और माल सामान का बहिष्कार यानी त्याग करना, सरकारी कार्यक्रम और उपाधियों वगैरह का बहिष्कार जैसे अनेक कार्यक्रमों का समावेश होता था। इसमें खंडात्मक पहलू में बताएं कि जबकि दूसरी तरफ सरकारी नौकरी थे जिनके धारा सभाओं, सरकारी स्कूलों कॉलेजों का लोगों ने त्याग कर दिया, सरकारी अदालतों, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में जिनकी नियुक्ति थी ऐसे सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया, विदेशी वस्त्र और माल सामान का त्याग करना, सरकारी कार्यक्रम और जो पदवी लोगों को दिया गया था उपाधि, ऐसे अनेक चीज़ों का त्याग, अनेक कार्यक्रमों का समावेश उसमें किया गया था। आगे पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। आंदोलन के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद और रविंद्रनाथ ठाकुर ने नाइटहुड सम्मान आदि का त्याग किया। देश के अन्य नेताओं ने भी अपनी उपाधि या पदवी का त्याग किया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विद्यालय और कॉलेज छोड़ दिए। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ड्यूक ऑफ कैनाट भारत आया तब उसका बहिष्कार किया गया। नवंबर 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान का भी बहिष्कार किया गया। ऐसे कदम ने पूरे देश में अच्छी उत्तेजना उत्पन्न की। दूसरी तरफ राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेजों की स्थापना हुई जिसमें काशी, बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात आदि में विद्यापीठ नाम से राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना हुई। स्वदेशी का प्रचार जोर शोर से होने से इंग्लैंड से आयात होने वाले कपड़े, जूते, मौज शौक की चीज़ वस्तुओं में भारी कमी होने से उसकी गूंज अर्थात शोर आवाज़ ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुनाई दी। इंग्लैंड को हुए भारी नुकसान से सरकार चौंक उठी, घबरा गई। कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के जब कार्यक्रम किए गए थे तो आंदोलन के शुरुआत में महात्मा गांधी को जो पदवी दिया गया था केसरे हिंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को नाइटहुड, ऐसे सम्मान का इन दोनों ने त्याग कर दिया। देश में दूसरे अन्य नेता ने भी अपनी पदवी, अपनी उपाधि का त्याग किया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विद्यालय और कॉलेज छोड़ दिए। जगह जगह विदेशी कपड़े जलाए गए, उसकी होली खेली गई। ड्यूक ऑफ कैनाट भारत आया तब उसका बहिष्कार किया गया, उसका त्याग किया गया। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान का भी बहिष्कार किया गया, उसका सम्मान नहीं किया गया। ऐसे कदम ने पूरे देश में अच्छी उत्तेजना, जोश उत्पन्न कर दी लोगों के बीच में। दूसरी तरफ राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेजों की स्थापना की गई जिनमें काशी, बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात आदि में विद्यापीठ नाम से राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना हुई। स्वदेशी का प्रचार जोर शोर से होने से इंग्लैंड में से आने वाले जो कपड़े, जूते, मौज शौक की चीज़ वस्तुओं में बहुत बड़ी गिरावट आई और उसकी गूंज आवाज़ ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुनाई दी। इंग्लैंड को हुए भारी नुकसान, क्षति से सरकार घबरा गई, चौंक गई। यह देखकर आगे इसके बारे में पढ़ते हैं।
तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए से अधिक धन एकत्र हुआ। इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अनेक प्रसंगों यानी कार्यक्रमों पर प्रकट हुई यानी उपस्थित हुई। हिंदू जमींदारों और मुस्लिम किसानों के बीच मोपाला विद्रोह। मोपाला विद्रोह था केरल के मोपाला मुसलमानों द्वारा 1921 में स्थानीय जमींदारों एवं बिटानियों के विरुद्ध किया गया विद्रोह, जिसे मोपाला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मलबार टीका पात्र कहा जाता है और उसे ब्रिटिश सरकार ने कठोरतापूर्वक सख्ती के साथ दबा दिया। इस आंदोलन को निष्फल यानी असफल बनाने के लिए सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया। अंधाधुंध लाठीचार्ज, गोलीबार, सामूहिक गिरफ्तारी और अमानवीय, जो मानव के लायक नहीं है, क्रूर अत्याचार किए गए। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने में असफल प्रयास हुए। करे तिलक फंड जो बनाया गया था उसमें 1 करोड़ से अधिक धन इकट्ठा हो गया था। आंदोलन के समय हिंदू मुस्लिम एकता में अनेक लोग उपस्थित हुए। हिंदू जमींदारों और मुस्लिम किसानों के बीच हुआ मोपाला विद्रोह मलबार टीका पात्र कहा जाता है और उसे ब्रिटिश सरकार ने बहुत सख्ती के साथ दबा दिया। और इस आंदोलन को असफल बनाने के लिए सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया, लोगों पर अंधाधुंध लाठी चार्ज किया, गोली चलाई, सामूहिक मतलब एक साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया और ऐसे अनेक अत्याचार किए जो मानवीय नहीं है। लेकिन फिर भी उनका यह असफल प्रयास था, हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ नहीं पाए। आगे पढ़ते हैं। चौरी चौरा की घटना और आंदोलन स्थगित होना, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा कस्बे में 5 फरवरी 1922 निकले जुलूस के लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं। पुलिस की गोलियां समाप्त हो गई तब वे पुलिस चौकी में जाकर छिप गए। उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दिया, जिसमें 21 पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसक घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने बताया कि अहिंसा का मूल्य नहीं समझने वाले लोगों के हाथ में सत्याग्रह का शस्त्र रखकर मैंने हिमालय जैसी भूल की। ऐसा कहकर असहयोग आंदोलन तत्काल यानी तुरंत वापस ले लेने की घोषणा की यानी ऐलान की। चौरी चौरा के बारे में बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा कस्बे में 5 फरवरी 1922 के दिन निकले जुलूस के लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। पुलिस की गोलियां जब ख़त्म हो गई तब वे पुलिस चौकी में जाकर छिप गए। उससे क्रोधित हुए भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दिया, जिसमें 21 पुलिस वाले मारे गए। और इस हिंसक घटना की खबर समाचार मिलते ही गांधी जी ने बताया कि अहिंसा का मूल्य यानी कीमत नहीं समझने वाले लोगों के हाथ में सत्याग्रह का शस्त्र रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल की, हिमालय जैसी भूल की यानी बहुत बड़ी भूल की। और ऐसा कहकर असहयोग आंदोलन तुरंत वापस ले लेने की घोषणा गांधी जी ने कर दिया। आगे है असहयोग आंदोलन का महत्व और उसका प्रभाव। इस आंदोलन को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में भारी सफलता नहीं मिली थी, परंतु अपने नकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा उसने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत किया। सरकार की तरफ एक विरोधी वातावरण निर्मित हुआ। लोगों में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष यानी लड़ाई की भावना प्रबल यानी मजबूत बनी। भारत के सभी वर्गों में राजनीतिक जागृति आई। स्वराज्य के लिए उनकी श्रद्धा यानी विश्वास अडिग बनी। लोगों में से लाठी, दंड और जेल का जो डर था, भय था, वो दूर हुआ। युवक और स्त्रियां भी राष्ट्र सेवा में आगे आईं और कांग्रेस लोगों की संस्था बनी। देश में राष्ट्रीय शिक्षा देने वाली संस्थाएं शुरू हुई। अंग्रेजी की जगह हिंदी को महत्व दिया गया स्थान मिला। जो राष्ट्रीय आंदोलन अब तक शहरों, नगरों और बुद्धिजीवियों यानी जानकार लोगों के, पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित था, वह गांव-गांव और सामान्य जनता तक फैला। असहयोग आंदोलन का महत्व और उसके प्रभाव के बारे में बता रहे हैं
कि इस आंदोलन को अपने उद्देश्य यानी लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन अपने नकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा उसने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति, उनका जो अधिकार है उनके प्रति लोगों को जगाया। सरकार की तरफ से एक विरोधी वातावरण का माहौल बनाया गया। लोगों में अन्याय के खिलाफ लड़ने की भावना मजबूत हुई। भारत के सभी वर्गों में राजनीतिक जागृति आई, लोगों के अंदर समझ आई। स्वराज्य के लिए उनके अंदर विश्वास अडिग बनी रही। लोगों में से लाठी, दंड और जेल का जो डर था कि हम जाएंगे तो लाठी पड़ेगी, सज़ा मिलेगी, जेल जाएंगे, उसका डर लोगों के अंदर से दूर हो गया। और युवक और स्त्रियां भी राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आईं। कांग्रेस लोगों की संस्था बनी, जिसमें देश में राष्ट्रीय शिक्षा देने वाली संस्थाएं शुरू की गई। अंग्रेजी की जगह हिंदी को महत्व दिया गया। जो राष्ट्रीय आंदोलन अब तक शहरों, नगरों और पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित था, वह गांव-गांव तक, सामान्य जनता तक फैल गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं। स्वराज्य दल लोगों में राजनीतिक जागृति को टिकाए रखने के उद्देश्य से असहयोग का आंदोलन स्थगित होने के बाद चित्तरंजन दास, मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल की रचना की। उनका उद्देश्य धारा सभाओं में प्रवेश कर सरकार की अयोग्य नीतियों का विरोध करना था। स्वराज्य दल के स्थापकों ने भी गांधी जी के अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा चलाना, नशाबंदी और आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को स्वीकार किया अर्थात माना। स्वराज्य दल के बारे में पढ़ रहे हैं। लोगों में राजनीतिक जागृति आई, लोगों में समझ आई और उसको टिकाए रखने के लक्ष्य से असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद चित्तरंजन दास और मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल की रचना की। उनका ये उद्देश्य था कि धारा सभाओं में प्रवेश कर सरकार की जो योग्य नहीं है ऐसे नीति नियमों का विरोध करना था। स्वराज्य दल के स्थापकों ने भी गांधी जी के द्वारा जो बनाई गई अस्पृश्यता निवारण यानी छुआछूत जैसे विचारों को दूर करना, हिंदू मुस्लिम एकता लाना, चरखा चलाना, नशाबंदी आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को स्वीकार किए। आगे पढ़ते हैं। उस समय नवंबर 1923 आयोजित धारा सभाओं के चुनाव में स्वराज्य दल शामिल हुआ और केंद्रीय धारा सभा और कुछ प्रांतों यानी प्रदेशों की धारा सभाओं में स्वराज्य दल के उम्मीदवार चुनकर आने से स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि बंगाल प्रांत में बहुमत नहीं मिला, फिर भी एक बड़े और मजबूत दल के रूप में स्थान प्राप्त कर सका। केंद्रीय धारा सभा में दल के नेता के रूप में मोतीलाल नेहरू और बंगाल प्रांत में नेता के रूप में चित्तरंजन दास का चयन यानी चुनाव किया गया। स्वराज्य दल ने सरकारी बजट और विधेयक को नामंजूर कर सरकारी अन्यायपूर्ण नीति रीति का विरोध किया, जिससे जनता के प्रश्नों की तरफ सरकार को ध्यान देने के लिए विवश यानी लाचार होना पड़ा। स्वराज्य दल के कार्यों के कारण ही सरकार को साइमन कमीशन की नियुक्ति 2 वर्ष पहले करनी पड़ी। यहाँ पे कह रहे हैं कि उस समय नवंबर 1923 में आयोजित धारा सभाओं के चुनाव में स्वराज्य दल शामिल हुआ और केंद्रीय धारा सभा और कुछ प्रदेशों की धारा सभाओं में स्वराज्य दल के उम्मीदवार चुनकर आने से स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि बंगाल प्रदेश में बहुमत नहीं मिला, फिर भी एक बड़े और मजबूत दल के रूप में स्थान प्राप्त कर सका। केंद्रीय धारा सभा में दल के नेता के रूप में मोतीलाल नेहरू और बंगाल प्रदेश में नेता के रूप में चित्तरंजन दास का चुनाव किया गया। स्वराज दल ने सरकारी बजट और विधेयक को नामंजूर कर यानी स्वीकृति न देकर सरकारी अन्यायपूर्ण नीति रीति का विरोध किया, जिससे जनता के प्रश्नों की तरफ सरकार को ध्यान देने के लिए लाचार होना पड़ा। स्वराज दल के कार्यों के कारण ही सरकार को साइमन कमीशन की नियुक्ति 2 वर्ष पहले ही करनी पड़ी थी। आगे पढ़ते हैं। धारा सभा में स्वराज्य दल ने अनुशासित रूप से कार्य किया, उच्च संसदीय प्रणाली स्थापित की, भारत के लोगों में लोकतंत्रात्मक पद्धति और संवैधानिक रूप से शासन चलाने की क्षमता है, ऐसा ब्रिटिश सरकार के समक्ष साबित करके बताया। ऐसे सुंदर कार्य के परिणाम स्वरूप हिंद का शिक्षित वर्ग
स्वराज्य दल की तरफ आकर्षित हुआ। लोगों में भी राष्ट्रीय जागृति का पुनः फिर से संचार हुआ। स्वराज्य प्राप्ति को अधिक करीब लाने में इस दल ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी में उसका महत्व और मूल्य निहित है। कह रहे हैं कि धारा सभा में स्वराज्य दल ने अनुशासित यानी अनुशासन में रहकर कार्य किया, उच्च संसदीय प्रणाली स्थापित की, भारत के लोगों में लोकतंत्रात्मक पद्धति और संवैधानिक रूप से शासन चलाने की क्षमता है, योग्यता है, ऐसा ब्रिटिश सरकार के सामने साबित कर के बताया। ऐसे सुंदर कार्य के परिणाम स्वरूप हिंद के शिक्षित वर्ग, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, से स्वराज्य दल की तरफ आकर्षित हुए। लोगों में भी राष्ट्र के प्रति जागृति आई, फिर से पुनः संचार हुआ लोगों के अंदर। स्वराज्य प्राप्ति को अधिक करीब लाने में इस दल ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया। इन सभी में उसका महत्व और मूल्य यानी कीमत समाहित है। निहित का मतलब होता है समाहित है। आगे पढ़ते हैं। जून 1925 में चित्तरंजन दास का अवसान होने से स्वराज्य दल कमज़ोर पड़ा। कई सदस्य सरकार को सहयोग देते तो कई नेशनल दल नामक नए दल स्थापित किए, जिससे स्वराज्य दल की प्रतिष्ठा यानी सम्मान कम हो गई। उसके बाद चुनाव में तो मद्रास प्रांत के अतिरिक्त शरत उनके उम्मीदवारों की भारी पराजय हुई। ईस्वी सन 1926 में विपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तो उनके कार्यों की जोरदार आलोचना यानी निंदा भी की। जून 1925 में चित्तरंजन दास की जब मृत्यु हो गई तो उनके बाद स्वराज्य दल कमज़ोर पड़ने लगा। कई सदस्य सरकार को सहयोग देते तो कई नेशनल दल नामक एक नए दल की स्थापना किए, जिससे स्वराज्य दल की प्रतिष्ठा थी, जो मान सम्मान था, वो कम हो गया था। उसके बाद चुनाव में तो मद्रास प्रदेश के अलावा सभी जगह उनके उम्मीदवारों की भारी पराजय हुई। ईस्वी सन 1926 में बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तो उनके किए गए कामों की जोरदार निंदा भी की थी। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिएगा ध्यान से, और आगे का पाठ मैं बाद में पढ़ाऊँगी, और इसका जो भी प्रश्न उत्तर है आपको भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।